Okay students, in this lecture we will discuss the application of method of separation of variable to solve a one-dimensional heat equation. That is, we have to find the heat conduction in a bar of length L, जिसकी लेंथ के रेस्पेक्ट में जिसकी विड्थ नेग्लिजिबल है और उसके अंदर टेम्परेचर प्रोफाइल किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल विल सी इन दिस क्वेश्चन. लेट अस सी दिस क्वेश्चन. दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन और बाकी की क्वेश्चंस इसी क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं. थोड़ी थोड़ी बाउंड्री कंडीशंस चेंज करेंगे हम लोग. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. इफ बोथ एंड्स ऑफ ए बार ऑफ लेंथ L are at temperature 0 and the initial temperature is to be prescribed function fx in the bar, then find the temperature at a subsequent time t, assuming bar is insulated and heat conduction is happening in longitudinal direction. So basically what this question is, एक कोई बार है जिसकी लेंथ L है और उस बार की लेंथ के रेस्पेक्ट में उसकी वर्थ नेग्लिजिबल है, इंसुलेटेड बार है, दोनों एंड का टेम्परेचर हमने सडनली 0 डिग्री कर दिया. उससे पहले बार का टेम्परेचर कुछ था फंक्शन ऑफ x. इनिशियली दैट इज गिवन दैट इनिशियली द टेम्परेचर इज प्रिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ fx. कोई टेम्परेचर था और ऑल ऑफ सडन हमने दोनों एंड पॉइंट्स को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स कर दिया. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स करने के बाद ऑल ऑफ सडन जैसे ही हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे इस पूरी बार के अंदर एक टेम्परेचर प्रोफाइल क्रिएट होगा, यानी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा. दोनों पॉइंट्स का टेम्परेचर चेंज होने लग जाएगा जब तक कि एक आपको स्टडी स्टेट कंडीशंस ना मिले, तब तक इस बार का जो भी टेम्परेचर है वो चेंज होने लगेगा. तो हमें वो टेम्परेचर निकालना है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पर किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा. अभी स्टडी स्टेट कंडीशन नहीं आई है उससे पहले. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो बार है लेंथ L की वो हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग पे रखी हुई है. उसकी लेंथ L है. तो सपोज करो यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये बार है A और B, ये दो पॉइंट्स पर बार के एंड है. दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू L. सिंस द लेंथ ऑफ बार इज L, these two ends points are at 0 degree centigrade and these are the edges which are insulated, यानी कि कोई भी हीट कंडक्शन हमारा इन एंड पॉइंट से नहीं हो रहा. और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी हीट का फ्लो होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, या तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा हीट का, या इस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी. इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन के अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो टेम्परेचर इस पॉइंट पर होगा वो यहाँ पर होगा, यानी इस पूरे क्रॉस सेक्शन इस लेंथ में यानी इस विड्थ के अंदर जो भी टेम्परेचर होगा वो सेम होगा. टेम्परेचर ग्रेडियंट जो भी मिलेगा, टेम्परेचर डिफरेंस, वो हमेशा लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन में मिलेगा. हम एज्यूम करके चल रहे हैं. तो यहाँ पे कोई आर्बिट्री पॉइंट है P और उस P का टेम्परेचर हम मान लेते हैं ux, T है. तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है कि इस पॉइंट P, आर्बिट्री पॉइंट P है, इसका टेम्परेचर क्या होगा. तो U इज द टेम्परेचर. So this is one dimensional heat equation और इसके अंदर जो टेम्परेचर प्रोफाइल है that is given by a partial differential equation. This is given by del U over del T is equal to C square del 2U upon del X square, where C is square is constant. और इसको हम diffusivity बोलते हैं. This is diffusivity of the metal. So we will see later on. This is C square. अब हमें कंडीशंस दी हुई हैं. हम बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे कि हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. हमें गिवन है u 0, t इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स जो टेम्परेचर हमारा है uxt, बेसिकली u इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड t. व्हेन x इक्वल टू 0 मीन्स एंड a पर टाइम चाहे कुछ भी हो, टेम्परेचर हमेशा 0 है क्योंकि एंड पॉइंट को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स किया हुआ है. सिमिलरली ul, t इज इक्वल टू 0 मीन्स कि जो b पॉइंट है इसका टेम्परेचर भी 0 है. तो यहाँ पर भी टाइम चाहे कुछ भी हो, टेम्परेचर हमेशा 0 है. सो दिस इज 0 एंड ux, 0 इज इक्वल टू fx. व्हाट डज इट मीन? व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, दैट इज इनिशियल कंडीशन पर. इनिशियल कंडीशन पर जो भी बार है उसका टेम्परेचर हमारा fx है. इन जनरल आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं जाते हैं और आपको एक बार पड़ी मिलती है सड़क पर, या कहीं आपके गोदाम में कहीं भी एक बार रखी हुई है,
आप उस बार को लेके आए निकाल के, तो उसका कोई ना कोई इनिशियल टेम्परेचर होगा, कोई ना कोई इनिशियल प्रोफाइल होगा, और उस बार को लाके आपने ऑल ऑफ सडन दोनों एंड के पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो क्या होगा कि इस बार पे टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज होने लगेगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे गिवन है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 जो उसका टेम्परेचर है वो fx, सम फंक्शन ऑफ x। लेटर ऑन ये fx की जगह पे हम फंक्शंस भी ले सकते हैं, सबसे वी विल सी लाइक फंक्शन x 1 माइनस x, इस तरह का टेम्परेचर है, या किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम जनरल सॉल्व करें, दिस इज fx। तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि uxt क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इनको सॉल्व करेंगे। तो हम एज्यूम कर देते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, लेट u x comma t is equal to x comma x. Let us assume let u x comma t is equal to xx into tt is solution of equation number 1. This is method of separation of variable where x not equal to 0 and t comma t is not equal to 0, यानी कि x कैपिटल X जो कि स्मॉल x का फंक्शन है और कैपिटल T जो स्मॉल t का फंक्शन है, इन दोनों में से कोई भी ये 0 नहीं है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो विच इंप्लाइज डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू, हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव निकालने विद रेस्पेक्ट टू टी, तो x एज इट इज रहेगा x इंटू टी डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। एंड सिमिलरली डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x डबल डैश इंटू टी, इक्वेशन नंबर 7। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, x डैश stands for capital del x upon small del x and t dash stands for d capital T divided by del t over dt। ओके, तो ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 6 एंड 7, दिस इज इक्वेशन 1। अगर ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 6 एंड 7 वी गेट x t dash is equal to c square x double dash into t, और x के टर्म्स एक साथ कर लेंगे और t के टर्म्स एक साथ कर लेंगे, तो हमें यहां से मिल जाएगा और x डबल डैश x इज इक्वल टू t डैश अपॉन c स्क्वायर t, और हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों रेशियो हैं, यानी x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू t डैश अपॉन c स्क्वायर t। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू सम कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं दिस इज लैम्डा। लेट अस से दिस इज लैम्डा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8 एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक हम जितने भी क्वेश्चन हीट इक्वेशन के सॉल्व करेंगे उसमें ये मेथड यहां तक सभी में सेम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज x dash upon x is equal to t dash upon c square t. This is suppose lambda, and now this lambda can have 3 values. This lambda can be 0, this lambda can be positive, this lambda can be negative. तो हम तीनों केसेस में कंसीडर करेंगे कि लैम्डा पॉजिटिव हो जाए तब क्या होगा, लैम्डा नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा, और लैम्डा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तब क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम इस केसेस को डिस्कस करें, हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस को चेक करते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस क्या बताती हैं हमारे को। सो लेट अस सी हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने मान लिया कि ये हमारा सॉल्यूशन है, दिस इज अवर सॉल्यूशन।
अगर ये सॉल्यूशन है तो ये बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। बाउंड्री कंडीशंस क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से गिवन है। तो लेट अस सी क्या होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, यानी कि इस बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन को हमने इक्वेशन नंबर 5 में अप्लाई कर दिया। सो वी गेट u 0, t इज इक्वल टू 0 गिवन है, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर x की वैल्यू यानी हो गया x 0, क्योंकि हमने x की जगह पे 0 रखना है और t की जगह पर नॉन जीरो वैल्यू है, t कुछ भी हो सकता है, इनटू tt। तो यहां देखिए कि दो फंक्शंस हैं, एक एट x इक्वल टू 0 है, एक t एट स्मॉल t, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, विच इंप्लाइज x एट 0 इज इक्वल टू 0। t 0 नहीं हो सकता, अगर t एट t 0 हो गया तो ये हमारे जो हमने सॉल्यूशन माना है, ये सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। सो दिस कैन नॉट बी 0 विच इंप्लाइज x 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन हम मान लेते हैं, एक नई कंडीशन मिल गई, इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड ए। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी कि व्हेन x इक्वल टू 0, यानी u व्हेन x इक्वल टू 0 एंड t इज आर्बिट्री, कुछ भी टाइम हो सकता है, तो उस केस में x 0 0, यानी यहां से हमें कंडीशन मिल गई कि व्हेन स्मॉल x इक्वल टू 0, कैपिटल X इक्वल टू 0। नाउ सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5, u l t दिस इज 0, यानी ये हमें बताएगा, यानी कि x l इंटू टी टी, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट फिर 0 है। तो t 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो गया तो जो हमने सॉल्यूशन माना है वो पूरा सॉल्यूशन ही 0 हो गया। तो विच इंप्लाइज x l इज इक्वल टू 0। ये हमें एक और इक्वेशन मिल गई, दिस इज वी आर सेइंग दैट इक्वेशन नंबर सेकंड का बी पार्ट। सो वी विल यूज दीज इक्वेशंस, in fact these are some boundary conditions when small x is equal to 0, capital X is equal to 0, whenever small x is equal to L, capital X is equal to 0. So now come here, let lambda is equal to 0। अभी हमने कहा था कि यहाँ पर लैम्डा एक कांस्टेंट है, ये तीन वैल्यूज ले सकता है, ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। वी आर एज्यूमिंग, और 0 भी हो सकता है, वी आर एज्यूमिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो विच इंप्लाइज देन इक्वेशन नंबर 8 becomes x double dash x is equal to t dash upon c square t is equal to 0। हम इस वाले फैक्टर को 0 के साथ रखते हैं। सो वी टेक x double dash x upon x is equal to 0, which implies x double dash is equal to 0। और x double dash बेसिकली है क्या? This is nothing but this is d2x upon dx square is equal to 0। ये भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। इनफैक्ट यहाँ पर क्योंकि सिंगल वेरिएबल ही है, x is the function of x itself, so rather than del this is d here, similarly rather than del this is d here। why d here? क्योंकि x dash यानी x अगर हम देखें तो इज द फंक्शन ऑफ x itself, कोई और दूसरे वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा टोटल डेरिवेटिव के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट x इज इक्वल टू c1x प्लस c2। दिस इज द सॉल्यूशन। हम c1 c2 को निकालने की कोशिश करेंगे कि c1 c2 कितना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 9 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2a। व्हाट इज 2a? 2a is here,
When x equal to 0, capital X is 0. Put small x is equal to 0 in equation number 9. तो हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगी x0 is equal to 0 is equal to c1 into 0 plus c2, which implies c2 is equal to 0. From equation number 2b, put x is equal to L in equation number 9. तो यहां से हमें मिल जाएगा xl is equal to 0 is equal to c1 into L, c1 into L. c2 ऑलरेडी 0 हो चुका है तो उसको हम लिख नहीं रहे हैं. दिस इज सो विच इंप्लाइज c1 is equal to 0, क्योंकि L लेंथ 0 नहीं हो सकती, तो यानी c1 भी 0 हो गया और c2 भी 0 हो गया, विच इंप्लाइज xx is equal to c1 0 into x plus 0 is equal to 0, which is not possible, which is not possible. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर हमारा x ही 0 हो गया, अगर हमारा x जो हमने माना है, अगर यही क्वांटिटी 0 हो गई, तो आप देखिए इक्वेशन नंबर जो हमने 5 पे माना है सॉल्यूशन, वहां पे साफ लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड t इज नॉट इक्वल टू 0. अगर x या t यानी इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया, तो फिर हमारा जो भी सॉल्यूशन हम मान रहे हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. तो यानी कि जब हम मान के चल रहे हैं कि ये रेशियो इक्वेशन नंबर 8 के अंदर ये लैम्डा की वैल्यू अगर 0 है, तो उस केस में हमें मिल रहा है x इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल. सो लैम्डा कैन नॉट बी 0. तो लैम्डा 0 तो नहीं हो सकता. तो पहली कंडीशन जो हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया था, केस 1, दैट इज रिजेक्टेड. अब केस 2 लेते हैं. केस 2 में हम कंसीडर करते हैं लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू सम क्वांटिटी k स्क्वायर. अब देखिए k चाहे कुछ भी हो, k चाहे नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, जब हम k स्क्वायर लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है. तो जब कभी भी हम किसी नंबर को मानते हैं कि दिस इज कंडीशन इंपोज करते हैं कि दिस नंबर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैथमेटिक्स में हम ले लेते हैं दिस इज समथिंग k स्क्वायर या a स्क्वायर या स्क्वायर के टर्म्स में नंबर ले लेते हैं. तो लैम्डा इज इक्वल टू k स्क्वायर. देन इक्वेशन नंबर 8 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 8 को देखिए, इस लैम्डा की वैल्यू हमने ले ली है यहां पर k स्क्वायर. तो हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगी x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर इंटू t डैश अपॉन t इज इक्वल टू k स्क्वायर. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 10. अब हम इसमें x डैश को k स्क्वायर के साथ लेके सॉल्व करते हैं. तो विच इंप्लाइज x डबल डैश x अपॉन x इज इक्वल टू k स्क्वायर, विच इंप्लाइज x डबल डैश इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू x. अगर हम इसको डबल डैश को सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा d2x अपॉन d स्मॉल x स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर x. दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ second order with constant coefficient. इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, CF निकालना पड़ेगा. तो इट्स सॉल्यूशन will be given by, once you will solve this equation, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, विच इंप्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस k, दैट इज x इज इक्वल टू c1 e टू द पावर kx
plus C2 e to the power minus kx. This is the solution. बल्कि हम यहाँ पे C1 C2 ना लेके काम करते हैं, that is C3 and C4, क्योंकि हम C1 C2 ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं. We are taking this C3 and C4. Let us suppose this is equation number 12. Now we have to determine the value of C3 and C4. तो again हम equation number 2A और 2B boundary conditions का यूज करेंगे. So from equation 2A and 12. इक्वेशन 2 थी whenever स्मॉल x इक्वल टू 0 कैपिटल x इक्वल टू 0. तो हम यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन नंबर 12 के अंदर स्मॉल x को 0 पुट कर देंगे. सो वी गेट x इंटू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू C3 e टू द पावर 0 इज 1. सो दिस इज C3 और e टू द पावर अगेन 0, तो दैट इज यू विल गेट C4. दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज 13. From equation number 2B and 12. तो यहां पर हम स्मॉल x की जगह पर L लिखेंगे. तो यहां से मिल जाएगा XL इक्वल टू 0 इक्वल टू C1 e टू द पावर KL प्लस C2 e टू द पावर माइनस KL. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. तो हमें यहां पे दो इक्वेशन मिल गई C3 और C4 के. दिस इज C3 एंड C4 rather than this is C3 and this is C4. So यहां पे हमें C3 और C4 के अंदर दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 13 एंड इक्वेशन नंबर 14. तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 13 एंड 14. तो हम देखेंगे ये दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट इक्वेशन है C1 और C3 और C4 के अंदर. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, अगर इसका हम रॉन्स्कियन निकालें तो दैट इज 1, दिस इज 1 e टू द पावर KL इंटू e टू द पावर माइनस KL इंटू दिस इज C3 एंड C4 इज इक्वल टू 0 0. अगर इस मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को देखें और इसको मान लेते हैं दिस इज A, दिस इज X इक्वल टू 0. सिंस मॉडुलस ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन नंबर 13 एंड 14 will have only solution C3 is equal to C4 is equal to 0. अलजेब्रा में हमने जहां सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़ा था कि अगर हमारी इक्वेशन है कोई AX is equal to 0 होमोजीनियस इक्वेशन, तो इसके दो तरह के सॉल्यूशंस आते हैं. एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सो व्हेन मॉडुलस A is not equal to 0, then we have X is equal to 0, that is trivial solution. And whenever modulus A is equal to 0, we have infinite solution. ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज किया है. हमने अगर इस क्वेश्चन को देखें हम, तो ये क्वेश्चन C3 प्लस C4 इक्वल टू 0, C3 e की पावर KL प्लस C4 e की पावर माइनस KL इक्वल टू 0. तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा AX इक्वल टू 0. ये A हमारी डिटरमिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है. इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, दिस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन वेरीफाई इट आल्सो. तो जब ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब है कि X इज 0, जो हमने इक्वेशन में पढ़ा था. तो यानी कि C3 C4 इक्वल टू 0. तो ये तभी पॉसिबल है जब C3 और C4 दोनों 0 हो गए. अगर C3 और C4 दोनों 0 हो गए तो इक्वेशन नंबर जो 12 है, विच इंप्लाइज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12, इक्वेशन नंबर 12 में देखिए C3 भी 0 है और C4 भी 0 है. तो यहां से हमें मिल गया विच इंप्लाइज X इक्वल टू 0. यानी अगेन जो इक्वेशन नंबर 5 में हमने एज्यूम किया था
दिस इज हियर, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एज्यूम किया था कि ये दोनों xx और tt ये दोनों नॉन जीरो हैं, तो यहाँ पे वायलेशन हो गया। वायलेशन क्या हो गया कि हमारी कंडीशन निकल के आ गई है xx इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. So lambda cannot be greater than 0. lambda पॉजिटिव नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं हो सकता। केस थर्ड लेते हैं, केस नंबर थर्ड। lambda is less than 0. Say lambda is equal to minus k square. माइनस के स्क्वायर का मतलब है के चाहे कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, ये लैम्डा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव ले लेंगे के को तो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव और माइनस साइन इसको नेगेटिव बना देगा। अगर नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे तो अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव है और नेगेटिव साइन के कारण ये क्वांटिटी टोटल नेगेटिव हो जाएगी। तो हमने मान लिया लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। तो जो इक्वेशन नंबर हमारी जो निकल के आई थी, इक्वेशन नंबर दिस इज 8, इस इक्वेशन नंबर 8 के अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे लैम्डा की माइनस के स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 वी हैव x डबल डैश x अपॉन 1 अपॉन c स्क्वायर t डैश अपॉन t इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। हम x वाले पार्ट को लेकर सिंप्लीफाई करते हैं, विच इंप्लाइज x डबल डैश x is equal to minus k square, which implies x double dash is equal to minus k square x, that is which implies d2x upon dx square is equal to minus k square x. So this is equation number 15 basically, and this is 16. Again this is ordinary differential equation. 16 is ODE with constant coefficient. Its solution will be CF plus PI, PI तो है नहीं, CF ही निकालेंगे, so we will get m square is equal to minus k square, auxiliary equation ये होगी, which is implies m is equal to plus minus ki. तो सॉल्यूशन यहां से हो गया xx is equal to c5 cos kx plus c6 sin kx, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्योंकि रूट इक्वेशन के हमारे इमेजरी रूट आए हैं, तो इमेजरी रूट के केस में दिस इज द सॉल्यूशन। लेट अस सपोज दिस इक्वेशन नंबर 17। हम फिर से बाउंड्री कंडीशंस यूज करेंगे सेकंड ए और सेकंड बी का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड ए एंड 17 वी हैव, हम x की जगह पे स्मॉल x की जगह पे 0 पुट करने जा रहे हैं। x0 इक्वल टू 0 इक्वल टू c5 इंटू cos 0 प्लस c6 इंटू साइन 0, विच इंप्लाइज 0 इक्वल टू, अब साइन 0 तो 0 है तो ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, c5 इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, दिस इज c5 इंटू 1 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज c5 is equal to 0. This is question number 18. c5 की वैल्यू मिल गई 0. Now from equation number 2b and 17 we have, हम स्मॉल x की जगह पे स्मॉल l पुट करने वाले हैं, तो we get
XL is equal to 0. C5 क्योंकि ऑलरेडी 0 आ चुका है तो ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी. वी विल गेट ओनली C6 इंटू साइन KL. अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, विच इंप्लाइज आइदर, नई लाइन से लिखते हैं, दिस इज विच इंप्लाइज आइदर C6 is equal to 0 और sin KL is equal to 0. क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो C6 0 होगा और या फिर sin KL की वैल्यू 0 होगी. अगर हम C6 को 0 ले लें, if C6 is equal to 0, then from 17 and 18 we get XX is equal to 0. C5 ऑलरेडी 0 आ गया, C6 को अगर हम 0 मान लें तो इक्वेशन नंबर 17 से हमें मिल जाएगा कैपिटल X is equal to 0, which is not possible, which is not possible. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम शुरू से मान के चल रहे हैं कि XX और TT 0 नहीं है, तो हमारे पास इस केस को तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते कि C6 is equal to 0. तो हम दूसरी कंडीशन लेते हैं which implies sin KL is equal to 0. और sin 0 कितने की वैल्यू होती है? जनरल वैल्यू रख दें तो दिस इज sin n pi, where n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. So which implies KL is equal to n pi या फिर K constant is equal to n pi upon L. तो हमें यहां पर वैल्यू मिल गई एक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि K अगर हमारा n pi upon L हो जाए तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन. सो दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज इक्वेशन नंबर 19. तो हमें यहां से सॉल्यूशन मिल गया विच इंप्लाइज हमार XX is equal to C6 sin KL, where K is equal to n pi upon L and n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. This is first part. X की वैल्यू तो आ गई. This is suppose equation number 20. अब अगेन इक्वेशन नंबर 8 पे जाते हैं हम लोग. इक्वेशन नंबर 8 was this. हमने ये क्वांटिटी तो निकाल ली, अब हम इस वाली वैल्यू का यूज करेंगे t को कैलकुलेट करने के लिए. सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर equation number 8 we have t dash upon c square t is equal to, हमने lambda is equal to माना तो minus k square, this is minus k square, so which implies t dash is equal to minus k square c square into t. तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर आप देखें तो ये है dt upon d small t is equal to minus k square c square t. इसको सॉल्व किया. दिस इज क्वेश्चन नंबर, लेट अस सपोज 21. सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 21 बाई सेपरेबल वेरिएबल से भी आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दिया, माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डी टी. इंटीग्रेट किया बोथ साइड में, वी गेट log कैपिटल T इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर T, और हम यहां पे ले लेते हैं दैट इज माइनस सम साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. वी आर टेकिंग दैट log लेट अस से D, प्लस का log D ले लेते हैं, दिस इज प्लस log D. सो विच इंप्लाइज log t अपॉन d. इस log d को
लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, वी गेट माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी विच इंप्लाइज टी अपॉन डी. डी इज कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना यहाँ पे, डी इज कॉन्स्टेंट. t upon d is equal to e to the power minus k square c square into t. So which implies t function of t is equal to d e to the power minus k square c square small t. This is equation number 22 where k is equal to, अभी हमने वैल्यू निकाली थी, k is equal to n pi upon l. n pi upon l. This is the important one. Equation number 20. हम ये दोनों x और t की वैल्यू, जो इक्वेशन नंबर 22 में t की वैल्यू निकल के आई है और इक्वेशन नंबर 20 के अंदर जो x की वैल्यू निकल के आई है, उन दोनों वैल्यूज को ले आके इक्वेशन नंबर 5 जो हमने माना था उस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देंगे. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 5? दिस इज इक्वेशन नंबर 5. ये इसका सॉल्यूशन है. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 20 एंड इक्वेशन नंबर 22. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 20 and 22 we have u x comma t यानी टेम्परेचर प्रोफाइल इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर x की वैल्यू हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 20 से. तो ये हो गया C6 साइन KL. तो एक काम करते हैं, k की वैल्यू रख देते हैं. दिस इज n पाई x अपॉन l इंटू t की वैल्यू d e टू द पावर माइनस, अगेन ये हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर इंटू t. एंड दिस इज हियर साइन के साथ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. u x कॉमा टी. अब देखिए C3 भी कांस्टेंट है और D भी कांस्टेंट है, तो हमने लिख लिया इसको दोनों का मल्टीप्लाई करके एक अदर कोएफिशिएंट मान लिया, दैट इज E. E इज इक्वल टू वी गेट साइन n पाई x अपॉन l इंटू e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इंटू t, वेयर E is equal to C6 into D. और N यहां पे हमारी वैल्यू रख रहा है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे समझने वाला, इक्वेशन नंबर 24. N की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको हम रादर देन E मानते E n मान लेते हैं. दिस इज E n इज इक्वल टू. अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 24 में व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 0 तो एक सॉल्यूशन मिलेगा. n इज इक्वल टू 1 रखेंगे u की दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा. n इज इक्वल टू 3 रखेंगे अनदर सॉल्यूशन. यानी कि n की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए u की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी और वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे. यानी कि u0, u1, u2 अप टू u इनफाइनाइट. यानी u0 का मतलब है व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 0, u1 का मतलब है वंस वी पुट n इज इक्वल टू 1, u2 मींस व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं. तो इन जनरल अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दें तो इन जनरल इन सारे के सारे का सॉल्यूशंस, यानी ये सारे के सारे सॉल्यूशंस, यानी कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट un विल बी द सॉल्यूशन by principle of superposition. So similarly, which implies u x comma t is equal to summation n varies from 0 to n en sin n pi x upon l into e to the power minus n square pi square c square l square t. This is the solution. This is question number 25.
दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर भी अभी एक चीज फंसी हुई है और वो है En की वैल्यू निकालना। En की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो En की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन हमें और दी हुई है। अभी तक हमने सिर्फ दो बाउंड्री कंडीशन का यूज किया है, u0, t और ul, t। इनका डायरेक्ट यूज नहीं किया है, बल्कि इन दोनों की हेल्प से हमें इक्वेशन नंबर यानी 2a और 2b मिली थी, उन दोनों का यूज किया था। अब हमारे को इक्वेशन नंबर इस 4 का यानी बाउंड्री कंडीशन नंबर 4 का यूज करने जा रहे हैं हम। सो पुट t is equal to 0 in equation number 25, we get u x comma 0 is equal to some function of fx is equal to summation n is equal to 0 to infinite en is equal to n is equal to 0 to infinite en sin n pi x upon l into e की पावर 0 is 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। अगर हम इसको देखें तो दिस इज नथिंग बट द फोरियर सीरीज ऑफ en, फोरियर साइन सीरीज ऑफ en। सो वी कैन राइट दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज nothing but Fourier sine series of fx। तो यहां से हमें अगर हम en की वैल्यू विच इंप्लाइज इट मींस en is given by 2 upon L integral 0 to L fx sin n pi x upon L into dx। This is question number 27। So now this is the complete solution। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। Hence so we can say that equation number 25 is the required solution of given problem that is required temperature where En is given by equation number 27। Thank you।